चले अब हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं। हमारे पास हमने लास्ट 4 क्लासेस में सिर्फ पास पेपर्स डिस्कस किए थे। अब हम अपने पास यहाँ पर नए चैप्टर की हेडिंग डालेंगे, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पर हमारे पास जो चीज अंडरस्टैंड करने की है, दैट इज द टर्म। विच टर्म? सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर एक टर्म आ रहा है, टर्म डिमांड। ठीक है, इस डिमांड की जब बात करते हैं तो डिमांड के अंदर हम लोगों ने एक कंज्यूमर पर्सपेक्टिव को समझा था। और उसके बाद जब हम लोगों ने डिमांड की बात की तो उसकी जो डेफिनेशन हमने डिराइव की थी, दैट वाज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर। और उसके बाद हमने जो डिसाइड किया था वो था हमारा लॉ ऑफ डिमांड, जिसमें हमें पता ही चल रहा था कि जब भी किसी भी गुड की प्राइसेस इंक्रीज होंगी, क्वांटिटी डिमांड फॉल होगी। और जैसे ही प्राइसेस फॉल हो जाएंगी, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज द नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर टर्म जो दूसरा है इंपॉर्टेंट, वो है प्राइसेस, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, प्राइस ऑफ अ गुड। जो एक नया टर्म अराइज हुआ है यहाँ पर, दैट इज द टर्म इलास्टिसिटी। इस इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है हमारे पास? दी रिस्पॉन्सिवनेस। अच्छा, अब रिस्पॉन्सिवनेस को सबसे पहले ब्रेक करते हैं टर्म रिस्पॉन्ड में। ठीक है, अब किस तरीके से रिस्पॉन्सिवनेस, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना। ठीक है ना, देखो, प्राइस के चेंजेस होने पर किस तरीके से कंज्यूमर अपनी डिमांड को चेंज करे, उसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं बेसिकली। जिसका हमारे पास एक एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से बन सकता है कि जब एक क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है, तो जब बॉल goes in the air, it is obvious that the fielder is going to try to catch it, but sometimes वो फौरन से रिस्पॉन्ड करके कैच पकड़ लेता है। और कई दफा क्या होता है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता या लो रिस्पॉन्ड होता है, तो या तो जगल करके कैच पकड़ता है या फिर वो उस कैच को छोड़ देता है। ठीक है ना, तो हमारे पास ये एक एग्जांपल से मैंने आपको रिस्पॉन्ड करने का मतलब, सिर्फ टर्म रिस्पॉन्सिवनेस या रिस्पॉन्ड करने का क्या मतलब होता है वो बताया मैंने आपको। इसके बाद हमारे पास इसी की एक और एग्जांपल कस्टमर के अकॉर्डिंग लें। ठीक है ना, जब कस्टमर मार्केट में होता है तो वो देखता है अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइसेस को। देखो, सबसे हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट फैक्टर। और वो इम्पोर्टेंट फैक्टर हमारे पास होता है प्राइसेस। हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड की भी बात की थी, तो वो प्राइसेस के बाद ही आए थे। ठीक है ना, तो प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन डिटरमाइनिंग और इन चेंजिंग द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसी के बाद हमारे पास अगली चीज, हम सबसे पहले जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की एक डेफिनेशन लिख लेंगे। सही है, और देखेंगे किस तरीके से ये डिफाइन किया जा रहा है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है बेटा PED, इसका एब्रीविएशन है ये। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is a measure of response, बल्कि responsiveness, or you can say the sensitivity of quantity demanded to its price.
ये मेरे पास इसकी बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है ना। अब हमारे पास जैसी डेफिनेशन डिराइव हो गई तो देयर इज आल्सो फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी। नाउ द फॉर्मूला to calculate the price elasticity is percentage change in quantity demanded over percentage change in price। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी फॉर्मूला को लिखते हैं और वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि हमारे पास परसेंटेज का हम साइन लगाएंगे, चेंज का हम साइन लगाएंगे, इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब एग्जामिनर हमें इस तरीके से इतना इजीली परसेंटेज उसने दिया हुआ नहीं होगा, तो हमें परसेंटेज निकालना होगा बेसिकली, ठीक है। तो हम परसेंटेज निकालने के लिए जो दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिवाइड बाय ओल्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से मेरे पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आ जाएगा, ठीक है। और मेरे पास अगली चीज परसेंटेज चेंज इन प्राइस का भी एग्जैक्ट बेटा सेम फॉर्मूला है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। दैट इज न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइड बाय ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये ऐसे चीज मूव फॉरवर्ड होगी। आ जाए, बताएं बेटा मुझे आपको क्या फॉर्मूला में और उसकी डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है। बेसिकली क्या बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के किस तरीके से कंज्यूमर रिस्पॉन्ड करेगा टू द चेंजेस इन प्राइस, टू द चेंजेस इन डिमांड ड्यू टू द चेंजेस इन प्राइस। देखो लॉ खराब नहीं होगा, जो लॉ है ना नेगेटिव या फिर इनवर्स, वो लॉ वैसा ही रहेगा अपनी जगह। जी कोई कुछ बोल रहा था, मैं अपनी बात कर रहा था, मुझे किसी की आवाज नहीं आई। सर वो फॉर्मूला फिर से एक्सप्लेन करिए। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर एग्जाम में नहीं दिया हुआ हो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो उसको निकालने का फॉर्मूला है न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी ओवर ओल्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मैं आपको अच्छा एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल से समझ लेंगे इसको। हमारे पास प्राइसेस 5 से 10 हो गई हैं। हमारी क्वांटिटी जो है ऑब्वियस है, जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी गिरेगी, 100 से 30 हो गई, ठीक है। अब इसी चीज को देखते हुए हम क्या करेंगे, हमने अपने पास सबसे पहले एक फॉर्मूला तैयार कर लेना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे करेंगे हम लोग, हमारे पास नई क्वांटिटी कितनी है 30 है, माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिवाइड बाय ओल्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो अगर इसी चीज को आप लोग जो है वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारे पास 30 माइनस 100 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास आ रहा है 70%। तो आप बेटा 70% जो है वो लिख लेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में, ठीक है। देन आप कैलकुलेट करेंगे व्हाट वाज द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पर अगेन फॉर्मूला के लिए डिविजन मारेंगे, चेंज इन प्राइस, उसका भी फॉर्मूला क्या है न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू प्राइस हमारे पास है 10 माइनस 5 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका आंसर क्या आ रहा है 10 डिवाइड बाय 10 माइनस 5 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100।
दिस इज 100, तो ये आपके पास 100% आ रहा है, और यही 100% आप मोइज क्या लिखेंगे, तो आप देखें 70/100 करते हैं, आपका आंसर आ रहा है 0.7। ये बात समझ आई आपको किस तरीके से निकलेगी पीईडी? जी। अभी फिलहाल इतना ही समझने की जरूरत है, अब आगे जाके हम समझेंगे 0.7 का क्या मतलब होता है। और यहाँ पर ये आया है बेसिकली -70 आंसर हमारा, ठीक है ना। तो ये भी -0 पॉइंट, इसको भी आगे जाके समझेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। चलें, अब ठीक है। आगे मूव फॉरवर्ड होते हैं। अब हमारे पास जब भी रिस्पॉन्सिवनेस की बात होती है ना, तो कस्टमर को अगर देखते हुए चलें, तो हमारे पास यहाँ पर एक टर्म आता है जब मैं बात करता हूं रिस्पॉन्सिवनेस की, तो आइदर कस्टमर जो है वो क्विक रिस्पॉन्ड करता है, देख लेते हैं इसको। दो तरीके होते हैं रिस्पॉन्ड करने के, या तो क्विक रिस्पॉन्ड करेगा या स्लो रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज आता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जब वो क्विक रिस्पॉन्ड करेगा तो उसका क्या मतलब होता है, इसको भी समझ लेते हैं। मेरे पास मैं लिखता हूं हाई रिस्पॉन्सिवनेस। हाई रिस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब होता है कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल, सिर्फ हाई रिस्पॉन्सिवनेस का आपको मतलब बता रहा हूं कि व्हाट डज द टर्म हाई रिस्पॉन्सिवनेस मीन। इट मींस quick to react to change, सिंपल, इतनी सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और अगर इसी के अकॉर्डिंग हम ऑपोजिट टर्म की बात करें, दैट इज लो रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। तो उसके केस में लो रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये होता है हमारे पास स्लो टू रिएक्ट टू चेंज, ये हमारे पास इस तरीके से होता है। अच्छा, अब जरा समझ लेते हैं, बात तो कंज्यूमर की हो रही है, कंज्यूमर प्राइस को देखते हुए गुड को डिमांड करता है, तो हाई रिस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब होगा? हाई रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये होगा कि अगर इकोनॉमी में लेट्स से प्राइस इंक्रीज होती हैं, तो कंज्यूमर अपने गुड की क्वांटिटी डिमांड को ज्यादा परसेंटेज से गिराएगा, इसे हाई रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। और अगर इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस गिरे, तो कंज्यूमर उसके केस में अपनी क्वांटिटी डिमांड को ज्यादा परसेंटेज से इंक्रीज करेगा, इसे हाई रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। मैंने आपको बताया था जो आपका लॉ है नेगेटिव, वो अपनी जगह मेंटेन रहेगा, नेगेटिव रिलेशन कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि बात डिमांड की ही हो रही है। प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी गिरेगी तो सही, लेकिन जब ज्यादा परसेंटेज से गिरेगी उसे हाई रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है। आ जाए, अब बात कर लेते हैं हम अपने पास लो रिस्पॉन्सिवनेस की। तो लो रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये होता है कि अगर प्राइसेस बढ़ जाएं, तो प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांड में एज सच कोई फर्क ना पड़े, उसे लो रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं, लेकिन लॉ वही रहेगा नेगेटिव। इसी तरीके से अगर आपके पास गुड और सर्विस की प्राइसेस आप गिरा भी दें, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी डिमांड में कोई खास फर्क नहीं आएगा। इसकी एग्जाम्पल क्या होती है? पेट्रोल पंप की अगर बात करें, ठीक है ना, आप अगर पेट्रोल पंप की बात करते हैं, फ्यूल स्टेशन की बात करते हैं, तो आपने कभी फ्यूल स्टेशन पे सेल तो लगते हुए देखी ही नहीं होगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो होता क्या है, देखो गाड़ी का जितना टैंक होगा ना, उतना ही फ्यूल आएगा। तो अगर प्राइस गिर भी जाए फ्यूल की, तो यार क्वांटिटी ऐसे बढ़ सकती है कि जो मैं पहले 5,000 में मेरा फुल नहीं हो रहा था टैंक, अब वही टैंक 5,000 में फुल हो रहा होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। इसी तरीके से अगर पेट्रोल महंगा भी हो जाए,
तो पहले मेरा 5,000 में टैंक फुल हो रहा था, अब मैं उसी 5,000 में मेरे टैंक में 5-7 लीटर पेट्रोल कम आ रहा है। तो इन दी एंड पेट्रोल मैंडेटरी है, मुझे वो डलवाना ही डलवाना है। तो उसके केस में कंज्यूमर रिस्पॉन्ड कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास फ्यूल के ऑप्शंस नहीं होते हैं, गाड़ी में फ्यूल ही चलता है ना। इलेक्ट्रिक कार्स रह रहे हैं बहुत, ठीक है, पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप बात करें कोई ऐसे गुड जो कि लग्जरी है, लग्जरी गुड जैसे कि आप बड़े बड़े ब्रांड्स, ब्रांडेड वॉचेस वगैरह की बात कर ले, तो वो लोग जब सेल लगाते हैं ना, तो आप नोट करें सेल पर रश होता है। सेल पर रश क्यों होता है बेटा? इसलिए सेल पर रश होता है कि वो ब्रांड ऑलरेडी इतनी ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे होते हैं। तो शुरू में तो बड़े बड़े ब्रांड्स पे आप मॉल में भी जाएं, कहीं पर भी बड़े बड़े ब्रांड्स पे ज्यादा आपको रश नहीं मिलेगा जब उनकी प्राइसेस लेकिन जहां सेल लगती है लोग पागलों की तरह आते हैं, ठीक है ना। तो समझाने का मकसद ये है कि आपके पास बेटा लॉ कभी भी चेंज नहीं होगा डिमांड का, लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस चेंज होगी, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिवनेस का आपको मतलब समझ आ गया कि किस तरीके से कंज्यूमर रिस्पॉन्ड करेगा टू द चेंजेस इन प्राइस। शुड आई मूव फॉरवर्ड बेटा? यस सर। चले, अब मेरे पास यहाँ पर जो अगली चीज आ जाती है, दैट इज द अगली चीज मेरे पास आ जाती है डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमारे पास 5 डिग्रीज ऑफ पीईडी होती हैं, ठीक है। हम सबसे पहले फर्स्ट टू को करेंगे और फर्स्ट टू को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मेरे पास आ जाता है इलास्टिक डिमांड, ठीक है। अच्छा, अब इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है? इलास्टिक डिमांड का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लूं फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। अ स्मॉल percentage change in price brings a larger percentage change in quantity demanded। ये मेरे पास इसकी डेफिनेशन है। अब जरा समझेंगे इसको कि प्राइसेस हमारी थोड़ी सी चेंज हो, चेंज का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो ज्यादा परसेंटेज से अगर चेंज हो जाए तो उसे इलास्टिक डिमांड कहते हैं। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हाई रिस्पॉन्सिवनेस में भी इसी तरीके की चीज थी। तो बेटा जो कस्टमर की हाई रिस्पॉन्सिवनेस होती है वो होती है इलास्टिक डिमांड में। यानी जब कस्टमर की डिमांड इलास्टिक होगी तब उसके पास हाई रिस्पॉन्सिवनेस होती है। दूसरी चीज अंडरस्टैंड करने की ये है कि वो इतना जल्दी क्यों रिस्पॉन्ड कर लेता है इलास्टिक डिमांड में, क्योंकि यहाँ ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारे पास देयर आर नंबर ऑफ क्लोज substitutes which are high, यानी देयर आर हाई नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल जिसकी वजह से वो इजीली स्विच हो जाता है। दूसरी चीज, ये हमारे लग्जरी गुड्स होते हैं। एग्जाम्पल हम उसकी ले लेंगे कि हमारे पास एग्जाम्पल क्या होती है। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी ब्रांडेड परफ्यूम, ठीक है, या ब्रांडेड वॉच। हर वो चीज जो ब्रांड है, ठीक है, हर वो चीज जो जरूरत नहीं है वो इलास्टिक डिमांड में लिखी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जब इलास्टिक डिमांड की बेटा अगर बात कर ले तो इलास्टिक डिमांड की जो वैल्यू होती है ना, अब देखें, नोट करें एक चीज को, प्राइस में कम परसेंटेज का चेंज आ रहा है, आ जाए समझते हैं इसको।
हमने अभी थोड़ी देर पहले पीडी का फॉर्मूला डिराइव किया था, तो मान लें प्राइस में 1% का चेंज आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी डिमांडेड में लार्जर परसेंटेज चेंज आना चाहिए। तो हमने अज्यूम कर लिया कि 2%, जो कि लार्जर है 1 से, वो चेंज आ रहा है। तो बेटा हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ रहा है 2। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आंसर हमारे पास इकोनॉमिक्स में ग्रेटर देन 1 आ रहा होगा, तो बेटा ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड इज इलास्टिक। व्हाई? बिकॉज a 1% change in price brings a 2% change in quantity demanded। यानी आप प्राइस को 1% से इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, क्वांटिटी 2% से इंक्रीज डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और ये चीज हमें बहुत काम आने वाली है आगे। अच्छा, अब इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, डायग्राम भी समझ लेते हैं। डायग्राम के लिए लॉ का भी पता होना बहुत जरूरी है, और डायग्राम अभी हम समझेंगे किस तरह इसकी बनती है। सबसे पहले हम अपने पास पुराना रिविजन कर लेते हैं और पुराना डिमांड कर्व देखते हैं किस तरह बनाया था हम लोगों ने। ये इस तरीके से हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बना था। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक छोटी सी वॉल क्लॉक बनाते हैं। ठीक है, और इसको इस तरीके से मैंने सर्कुलर फॉर्म में आपको बता दिया। ठीक है, ये हमारे पास एक डिमांड कर्व की तरह, ये नीडल आप नोट करें, डिमांड कर्व की तरह ही डाउनवर्ड स्लोप है। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी वॉल क्लॉक को जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो हमारे पास एक इलास्टिक डिमांड कर्व डिराइव हो जाएगा। ये सिर्फ आपको याद करवाने के लिए है, इसकी कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से चीज समझाने के लिए, चीज बहुत आसान हो जाए इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो जरा इलास्टिक डिमांड बनाते हैं लॉ को सामने रखते हुए। हमारे पास लॉ ये ऊपर ही लिखा हुआ है। ठीक है, और इलास्टिक डिमांड बनाते हैं। हम अपने पास बेटा सबसे पहले इस तरीके से दो एक्सेस, हमने दो एक्सेस लिए। हमने अपने पास यहाँ मेंशन कर दिया प्राइसेस, और यहाँ मेंशन किया कि क्वांटिटी डिमांडेड है ये। अब क्या करेंगे, नॉर्मल डिमांड को, ये हमारा नॉर्मल डिमांड है, ये इस तरीके से हमारा नॉर्मल डिमांड है। मैंने आपको बताया इस नॉर्मल डिमांड को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो शायद कुछ इस तरीके से घूमेगा। घूम गया, जैसे ही घूमा मैंने यहाँ पर अपने पास इसको चेंज करके डिमांड कर्व लिख लिया। सिर्फ मेरी चीज समझते रहना सुकून से। ठीक है, मैं अपने पास क्या करूंगा, यहाँ पर अपने पास बिल्कुल बेसिक प्राइस और बेसिक क्वांटिटी डिमांडेड निकाल लूंगा। ठीक है, और मेंशन कर दूंगा डायग्राम पे दैट दिस इज पॉइंट ए। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर मैं प्राइस को देखें, प्राइस वो कह रहा है जब आप प्राइस बढ़ाएं क्वांटिटी ज्यादा से गिरे। ठीक है, मैं प्राइस को इंक्रीज करके देखता हूँ। अब देखिए, जब मैं प्राइस को इंक्रीज कर रहा हूँ, नोट कीजिएगा बेटा, एक सेकेंड, जस्ट लाइक दिस। जब मैं प्राइस को पी से P1, आप एरो देखें, इंक्रीज कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो मैं मूव हो गया पॉइंट ए से पॉइंट बी, और मेरी क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस हो गई फ्रॉम क्यू डी टू QD1। ये आपके सामने आ गया। आप देख लें कि प्राइस आपने थोड़ी सी इंक्रीज की, क्वांटिटी ज्यादा परसेंटेज से। नोट कीजिएगा बेटा, ये आपने प्राइस इंक्रीज की। ठीक है, इसको ग्रीन से शेड करूंगा क्योंकि ये तो फायदा है ना, बेसिकली प्राइस का इंक्रीज करना, फिलहाल गेन हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो लूज किया वो ये सब लूज कर लिया। इस तरीके से इसको शेड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम एग्जामिनर को बताएंगे कि अगर हम जब प्राइस को रिड्यूस करें तो क्या हो। तो एग्जामिनर को बताएंगे जब प्राइस रिड्यूस करेंगे क्वांटिटी ज्यादा परसेंटेज से इंक्रीज होगी, ये क्वांटिटी ज्यादा परसेंटेज से इंक्रीज होगी। देखते हैं क्या होता है बेटा, आ जाए। हम जब अपने पास प्राइस को रिड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम P2 तो हमारी क्वांटिटी डिमांड जो है वो QD से QD2 इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हमें पता ये चला कि हम मूव हो गए पॉइंट ए से पॉइंट सी पर। तो यहाँ पर अब देखते हैं क्या होता है, हमारा लॉस क्या है। अब हमारा जो यहाँ पर लॉस है, अब देखना, मैं
चेंज कर रहा हूं कलर की ट्रांसमिशन, दिस इज द लॉस एंड दिस इज द गेन। कि प्राइस रिड्यूस की थोड़ी सी, क्वांटिटी ज्यादा परसेंटेज से बढ़ गई। बेटा इस बात को आपने समझना है। ये आपके पास इलास्टिक डिमांड इस तरीके से बनेगा, और ये आपने अपने पास नाम दिया यहाँ पर ओरिजिन। अब आप एग्जामिनर को बताएंगे कि अगर बात करते हैं एक बिजनेस की, उस बिजनेस के लिए नॉलेज ऑफ पीईडी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किस तरह कि जब उसे पता चल जाएगा उसके गुड की डिमांड इलास्टिक है, तो इलास्टिक डिमांड में उसे पता है कि मैं, जाहिर सी बात है, मुझे तो प्रॉफिट से मतलब है। तो अब प्रॉफिट कैसे कमाया जाए? प्रॉफिट कमाया जाएगा अपने टोटल रेवेन्यू को इंक्रीज करके, जिसका दूसरा नाम सेल्स होता है। ठीक है। और टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है बेटा? टोटल रेवेन्यू का मतलब ये होता है हमारे पास प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड, जिसको आम तौर पे हम प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी भी लिखते हैं, दैट इज टोटल रेवेन्यू। ठीक है। अब यहां पर इस केस में व्हाट शुड बी द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी? लिख लेते हैं बेटा, द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इन इलास्टिक डिमांड। तो बेटा हम देखें अगर कि हम प्राइस को अगर 1% से बढ़ाते, क्वांटिटी 2% से गिर जाती है, और अगर प्राइसेस को 1% से रिड्यूस करते तो क्वांटिटी 2% से बढ़ती है, तो फायदा तो हमें प्राइस के रिडक्शन में। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम अपने लिए प्राइसेस को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड जो है वो ज्यादा परसेंटेज से इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है। तो बेटा आप नोट कीजिएगा, मैं कुछ चीजें कर रहा हूं। सबसे पहले आप आ जाएं, दिस वाज योर बेसिक बॉक्स ऑफ टोटल रेवेन्यू। प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी की बात हो रही है। ठीक है। यहाँ का बेसिक बॉक्स था टोटल रेवेन्यू का। तो बेटा इस चीज के को समझने के लिए हम बनाएंगे की ऑफ द डायग्राम। की ऑफ द डायग्राम क्या मतलब? द इलस्ट्रेशन ऑफ द डायग्राम, की डायग्राम में हो क्या रहा है बेसिकली। तो सबसे पहले टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला लिखेंगे, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, जिसका मतलब है ये वाली प्राइस मल्टीप्लाई बाय ये वाली क्वांटिटी। ठीक है। अभी मैंने इसको रिमूव कर दिया। तो टोटल रेवेन्यू का बेसिक सिचुएशन क्या है? द बॉक्स विच इज ओ पी ए क्यू डी। क्या मतलब हुआ? समझना बेटा, सुकून से समझना। मैं डिफरेंट कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। ओरिजिन, प्राइस, पॉइंट ए एंड क्यू डी। जब इस बॉक्स को लेकर चलेंगे, ये हमारा टोटल रेवेन्यू का एरिया बन जाएगा। ठीक है। इसको रिमूव कर दिया मैंने, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था। अब हम एग्जामिनर को बताएंगे कि हमारा टोटल रेवेन्यू कैसे बढ़ रहा है। तो टोटल रेवेन्यू 1 वो प्राइस के रिड्यूस होने से बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पर प्राइस के रिडक्शन वाला केस दिखाएंगे। प्राइस के रिडक्शन वाला केस हमारे पास क्या है? नोट करना बेटा, कलर इस्तेमाल कर रहा हूं मैं डिफरेंट। हमारे पास इस तरीके से हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। जो पर्पल से मैंने शेड किया है उसको रिमूव कर रहा हूँ, ताकि एक चीज बस जो आपको समझ आ गई वो चीज समझ आती रहे आपको। ठीक है। तो सारी जो शेड्स हैं उनको रिमूव करके आपको मैंने चीज तो समझा दी, ये शेड मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है ना, ताकि डायग्राम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको समझ आए। तो हमारे पास सबसे पहले आप लिखेंगे द की ऑफ द डायग्राम। उसमें आप टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला लिखेंगे, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू 1, सॉरी इनिशियल टोटल रेवेन्यू आपका है ओ पी ए क्यू डी। आपका नया टोटल रेवेन्यू
जो है जिसको TR1 लिख दूंगा मैं, वो है OP1, सॉरी P2 है वो, सॉरी OP2 CQD2। तो यहाँ पर हमारा टोटल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि हमने जो है वो प्राइसेस को गिराया है। तो बेटा समझने की चीज ये है कि प्राइस और टोटल रेवेन्यू का रिलेशन क्या है? नेगेटिव है। तो बेटा अगर टोटल रेवेन्यू की डायग्राम बनानी हो या MCQ में आ जाए, तो टोटल रेवेन्यू की डायग्राम यहाँ पर छोटी सी बना रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए कि वो इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोप बनेगा टोटल रेवेन्यू का कर्व। ये लिख देंगे यहाँ टोटल रेवेन्यू, यहाँ एक्सिस पे आ जाएगा रेवेन्यू, इस एक्सिस पे आ जाएगा प्राइसेस। आपने एग्जामिनर को बताना है बेसिक प्राइस एंड बेसिक रेवेन्यू निकालकर पॉइंट ए। अब आप एग्जामिनर को बताएंगे कि जब मैं प्राइसेस को गिराता हूं मेरा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है, इस तरीके से। मैं जब प्राइसेस को गिरा रहा हूं मेरा टोटल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है और मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ रहा हूँ। तो बेटा मुझे बताएं किसको प्रॉब्लम है इलास्टिक के अंदर? सर, टोटल जी रेवेन्यू बेटा और बोले। रेवेन्यू में क्या फर्क होता है? एक ही बात, एक ही बात, एक ही बात है। टोटल रेवेन्यू इज द टोटल ऑफ रेवेन्यू, यानी जितना रेवेन्यू है वो तो एक जनरल टर्म्स में हम रेवेन्यू बोलते हैं, और अगर फर्म का टोटल कैलकुलेट करना है तो उसे टोटल रेवेन्यू लिखेंगे। दैट्स इट। ओके। और सर मैंने एक और चीज पूछनी थी, हल्की सी ऊपर करिएगा भेजिए थोड़ा सा। जी बेटा बिल्कुल। सर ये मुझे इलास्टिक डिमांड के आगे आपने जो समझाया था मुझे वो एक दफा वापस एक्सप्लेन कर दिएगा। क्या चीज? ये वैल्यू? जी, डिग्रीज ऑफ देखिए पीईटी के जो नीचे लिखा है। मैं समझ नहीं पा रहा, आप इसकी बात कर रहे हो? जी सर। ठीक हो गया बेटा। यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला लगाया ना, हम तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैलकुलेट कर रहे थे, याद है? जी सर। वही चीज है, वही फॉर्मूला लगाया है समझाने के लिए आपको कि जब हम प्राइस को चेंज करते हैं स्मॉल परसेंटेज से, तो मैंने लिख दिया अभी 1% से प्राइस को चेंज कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी डिमांड लार्जर परसेंटेज से चेंज हो, तो यहाँ मेंशन कर दिया लार्जर परसेंटेज का चेंज। तो हमारे पास जो आंसर आया ओके। वो इलास्टिक डिमांड में दैट इज ग्रेटर देन 1 आ गया। बात समझ आई? ओके सर। ये चीज है। तो ये आपका इलास्टिक डिमांड कंप्लीट हो गया। यहाँ से आज की क्लास हमारी शुरू हुई थी। पीडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इसको जरा बिल्कुल सुकून से समझिएगा। ये हमारे पास पीडी एंड टोटल रेवेन्यू हम साथ साथ करते जा रहे हैं कि किस तरह रेवेन्यू और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कनेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूसर को जाहिर सी बात है प्राइस डिटरमाइन जब करनी होती है तो वो देखेगा उसका गुड आइदर इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। तो ये हमारे पास बेटा आज की क्लास का लेक्चर था। तो आज की क्लास को बेटा यहीं पर एंड करेंगे। ओके सर।